नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज अपन पढ़ने जाते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर अर्नड इनकम, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार ही, मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हमारी अर्नड इनकम, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैसे आते हैं। तो अपन डिटेल से इसको भी जान लेते हैं कि पहले अर्नड इनकम क्या होती है। अर्नड इनकम, अर्नड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो अभी तक बुक ऑफ अकाउंट्स में हमने रिकॉग्नाइज नहीं की है, यानी ऐसी इनकम जो अभी तक हमने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं की है, पहचानी नहीं है, वो अर्नड इनकम कहलाएगी। और उसके संबंध में हमने भुगतान पहले ही प्राप्त कर लिया है, इसके संबंध में हमने भुगतान पहले ही प्राप्त कर लिया है। अब अर्नड इनकम यानी मनी रिसीव्ड इन एडवांस, मनी रिसीव्ड इन एडवांस बट income is not yet, income is not earned yet, यानी अभी तक इनकम कमाई नहीं गई है, इसलिए उसको क्या कहते हैं अपन, अर्नड इनकम। तो हिंदी में इस चीज को इस तरह से कह लेते हैं कि भुगतान प्राप्त कर लिया परंतु इनके संबंध में अभी तक आय प्राप्त नहीं हुई है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। मैं इधर एक ब्लॉग बना देता हूं, उसके अंदर आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि अर्नड इनकम का डिसीजन कैसे लेते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी को कोई वर्क ऑर्डर मिलता है और वर्क ऑर्डर 10 लाख रुपए का है। कंपनी को कोई वर्क ऑर्डर मिलता है काम करने के लिए, आपकी कंपनी को कोई वर्क ऑर्डर मिलता है, आपने कोई टेंडर फाइल किया था, टेंडर आपका पास हो जाता है और टेंडर में आपको 10 लाख रुपए का काम मिलता है, यानी अब आपको 10 लाख रुपए की इनकम आएगी। लेकिन टेंडर की शर्त यह है कि आपको काम शुरू करने के लिए टेंडर देने वाली कंपनी 2 लाख रुपए एडवांस दे देती है। आपको एडवांस पे कर देती है, लेकिन शर्त यह है कि जब तक टेंडर देने वाला नहीं कहेगा आपको काम स्टार्ट नहीं करना है। तो ऐसे में ये 2 लाख रुपए आपको क्या हुए, आपके बैंक में रिसीव हो गए। ये आपको कहां रिसीव हो गए, बैंक में। ठीक है, अब खाते में एंट्री तो करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया तो टू किसको करोगे, भाई जब भी एंट्री करेंगे हम इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हम तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज से और 2। अब टेंडर की फीस है, टेंडर की कोटेशन तो हमें पता ही नहीं है भाई, अभी हमने स्टार्ट किया ही नहीं है ना, तो हमें तो पता ही नहीं होगा कि हमको कब रियलाइज करनी है इसका बुक्स में। अभी तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टेंडर से रिलेटेड इनकम रियलाइज नहीं हुई है, यानी कि टेंडर को लेकर के आपने कोई भी इनवॉइसिंग टेंडर देने वाली कंपनी को नहीं की है। आपको तो टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एडवांस कह करके 2 लाख रुपए दे दिए गए। तो ऐसे में आपने खाता बना दिया, टेंडर फीस या वर्क ऑर्डर फीस कर लेना और खाता 2 लाख रुपए से क्रेडिट कर लिया। और आपने नरेशन में ये भी डाल दिया
कि being fee received for advance against work, ये टेंडर वर्क, ठीक है। अब ऐसे में ये पैसा तो प्राप्त हुआ आपको 23 फरवरी 2020 को। टेंडर वालों ने कहा कि आपको जो काम स्टार्ट करना है 1 मई 2020 से स्टार्ट करना है, और जब आप काम स्टार्ट करेंगे तब हम आपको 1 लाख रुपए और दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे में 1 मई 2020 को आपको काम स्टार्ट करना है, और जब आपका काम खत्म होगा, यानी कि टेंडर का एक सिस्टम समझा देता हूं आपको पहले, कि टेंडर के लिए जब टेंडर पास हो जाता है तो एडवांस मिलता है। एडवांस मिलने के बाद में आपको वर्क स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद में जब वर्क खत्म हो जाएगा, यानी एंड प्रोसेस हो जाएगा आपका, जब काम खत्म हो जाएगा तब आपको इस पूरे काम का बिल बना के देना होता है। कितने का बिल बना, और बिल टेंडर में बताई गई अमाउंट से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। यानी कि कस्टमर को आप जब तक बिल नहीं दोगे तब तक आपकी इनकम रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगी। जब तक आप कंपनी को टेंडर का बिल नहीं दे देते तब तक क्या नहीं होगा, इनकम रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगी। इनकम रिकॉग्नाइज नहीं हुई तो इनकम से रिलेटेड जो भी पैसा आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ ये आपकी इनकम भी नहीं है। इनकम नहीं है, इट मींस ये पैसा आपने किस लिए ले लिया, ये पैसा आपने किस लिए ले लिया, अर्नर्ड इनकम। अर्नर्ड इनकम हमारे लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटी का पार्ट होती है। अर्नर्ड इनकम हमारे लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटी का पार्ट होती है, करंट लायबिलिटी उसका, क्योंकि आपने एडवांस लिया है, काम तो किया नहीं, तो जब चाहे आपका सप्लायर जब चाहे आपका बायर आपसे पैसे मांग सकता है वापस। तो इट मींस अर्नर्ड इनकम का मतलब ये हुआ कि funds received, income is not recognized in books, then funds is called for earned income। यानी फंड्स तो प्राप्त हो गए, राशि तो प्राप्त हो गई, लेकिन उसके संबंध में हमने अभी तक आय की पहचान नहीं की है, हमें अभी तक आय प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसे में वो पैसा हमारे लिए क्या कहलाएगा, अर्नर्ड इनकम। यहाँ पे हमने टेंडर में भी देख लिया कि हमने जो वर्क ऑर्डर प्लेस किया था वो था 10 लाख रुपए का, और कंपनी ने हमें 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए। एडवांस हमें बैंक में मिल गया 23 फरवरी को, लेकिन इसके संबंध में हमने अभी तक टेंडर देने वाली कंपनी को इनवॉइस नहीं दिया। इनवॉइस नहीं दिया तो हमें बुक ऑफ अकाउंट्स में इनकम रिकॉग्नाइज नहीं होगी, और नहीं होगी तो क्या होगा, ये हमारे लिए ये 2 लाख रुपए क्या होगा हमारे लिए, अर्नर्ड इनकम। आपको काम स्टार्ट करना है 1 मई 2020 से, और काम खत्म होगा, आगे देख लेते हैं अपन, भी अपना काम स्टार्ट होगा 1 मई 2020 से, और आपका काम खत्म हो जाना चाहिए 31 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो आपको इस डेट को अपने बायर को क्या देना पड़ेगा, आपको बिल इशू करना पड़ेगा, और इसी दिन फिर आपकी इनकम रिकॉग्नाइज होगी, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं अपने लिए अक्रूड इनकम, उपार्जित आय। अक्रूड इनकम, उपार्जित आय। अर्नर्ड इनकम का ठीक विपरीत होता है
अक्रूड इनकम, उपार्जित आय। उपार्जित में मतलब आप देख लीजिए कि हम जब अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करते हैं, भाई अकाउंटिंग करने के दो बेस हैं, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। जो छोटे बिजनेस होते हैं जहाँ पे अक्रूवल बेसिस के आधार पर मतलब डेली कैश ट्रांजेक्शन होता है, आपका माल बिकता है, कैश आ जाता है, तो वहां पे कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है। लेकिन बड़े बिजनेस के अंदर किस तरह की अकाउंटिंग रखते हैं अपन, अक्रूवल बेसिस। तो जहां पे अक्रूवल बेसिस एंट्रीज होती है वहां पे उपार्जित आय यानी अक्रूड इनकम की रिकॉर्डिंग करना जरूरी हो जाता है। अब वो देखते हैं अपन कि वो कैसे होता है। अक्रूड इनकम की परिभाषा क्या है, अक्रूड इनकम की डेफिनेशन क्या है। अब यहाँ पे अक्रूड इनकम की डेफिनेशन ये है कि इनकम तो रिकॉग्नाइज कर ली हमने, इनकम रिकॉग्नाइज कर ली, आय की पहचान कर ली, परंतु आय के संबंध में हमको अभी तक नगद भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। दोबारा देख लेते हैं। आय के, देखिए अनर्ड इनकम का मतलब तो हमने जान लिया था कि हमको पैसा तो प्राप्त हो गया लेकिन हमको अभी तक आय रिकॉग्नाइज नहीं हुई। अब यहाँ पे अक्रूड इनकम के अंदर यानी उपार्जित आय के अंदर अपन क्या देखते हैं कि हमें आय तो प्राप्त हो गई है, इनकम रिसीव्ड बट हमें आय तो प्राप्त हो गई है बट आय से संबंधित नगद भुगतान हमें प्राप्त नहीं हुआ। इनकम अर्न बट पेमेंट ऑफ सच इनकम इज नॉट रिसीव्ड इन कैश। भाई हमको आय तो प्राप्त हो गई परंतु आय से संबंधित भुगतान अभी तक नहीं मिला। आय तो प्राप्त हो गई परंतु आय के संबंध में नगद भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे में यह हमारे लिए क्या कहलाएगा, उपार्जित आय। अब उपार्जित आय की भुगतान, उपार्जित आय की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन। उसका डेफिनेशन कैसे वर्क करता है अपने लिए वो देखते हैं कि आपके लिए अक्रूड इनकम क्या होती है। देखिए सिंपल सी परिभाषा के अंदर, सिंपल सी वर्क प्रोसेस के अंदर मान लीजिए आपको कैश बेसिस आपको अकाउंटिंग करनी है इसी के अंदर, और इनकम आपको रिकॉग्नाइज हो गई और इनकम के संबंध में आपको एंट्री करनी है। तो मान लीजिए आपको एक ट्रांजैक्शन दिया गया कि 16 जून 2020 को श्री जयसिंह को माल बेचा और नगद प्राप्त किया। माल और नगद दोनों की वैल्यू एक ही है, 20,000 रुपए। ठीक है, तो इस संबंध में हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री क्या करेंगे, दो एंट्री होगी। कई लोग तो एक भी निपटा देते हैं लेकिन मैं दो करके बताता हूँ क्योंकि इसका डुअल एस्पेक्ट जो हमने पढ़ा था द्विपक्षीय अवधारणा, उसका क्या रिजल्ट होता है। द्विपक्षीय अवधारणा भी आपके समझ में आ जाएगी इससे, और अपना अक्रूड इनकम भी समझ में आ जाएगा। तो पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। यहां पे इस ट्रांजेक्शन के अंदर श्री जयसिंह को, यहां पे इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमने श्री जयसिंह को माल बेचा यानी सेल ऑफ गुड्स हुई है, और हाथों हाथ उसी दिन हमने नगद प्राप्त कर लिया 20,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम रिकॉग्नाइज हुई और बदले में कैश भी मिल गया। क्या हुआ, इनकम तो रिकॉग्नाइज हो गई हमारी, यानी माल चला गया, हमने इनकम रिकॉग्नाइज कर ली। कौन सी इनकम, माल बेचने की इनकम, यानी सेल्स की इनकम हमने रिकॉग्नाइज कर ली, हमको माल बेचने से पैसा आ गया। और उसी दिन हाथों हाथ हमने क्या कर लिया, नगद प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो एंट्री बनेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एंट्री 16 जून की है तो 16 जून 2020 को हमने एंट्री कर दी। कैश अकाउंट डेबिट हो गया बुक्स में 20,000 रुपए से,
और टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपए से। नरेशन में लिख देंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो ये वाली जो एंट्री है ना, ये जो हमने करी है 16 जून की, ये वाली एंट्री आपको कैश बेसिस के हिसाब से रखनी पड़ेगी। माल बेचा, तुरंत कैश रख लिया। अब अक्रूवल बेसिस में क्या करना है? अब अक्रूवल बेसिस में क्या करना है? अक्रूवल बेसिस के अंदर अपने पास में एक्यूरल बेसिस में हमारे पास में दो एंट्रियां होती है। भाई ये एंट्री तो हमने किस लिए कर ली? कैश बेसिस में, ठीक है। यहाँ पे तो इनकम रियलाइज भी हो गई और नगद भी प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे आपको अक्रूवल इनकम पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर इस ट्रांजेक्शन को इस हिसाब से लेते हैं, इस ट्रांजेक्शन को हम इस हिसाब से लेते हैं कि साहब 16 जून 2020 को श्री जयसिंह को 20,000 रुपए का माल बेचा, नगद प्राप्त नहीं हुआ। श्री जयसिंह को 20,000 रुपए का माल बेच दिया, तो एंट्री करनी पड़ेगी साहब। अब इसमें आपके लिए कंफ्यूजन ये हो जाएगी, सर माल तो बेच दिया, पैसे कहाँ हैं? माल तो बेच दिया, पैसे कहाँ हैं? तो सर अब हम आ जाते हैं अपने अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस पे यानी अक्रूड इनकम के हिसाब से, अक्रूड इनकम अब समझ लेते हैं कि अक्रूड क्या होती है। अक्रूवल बेसिस में क्या होता है कि आपने अपने कस्टमर को माल बेचा, सेवाएं दी, उसके बदले में भुगतान प्राप्त किया या नहीं किया, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर देनी है। अक्रूवल बेसिस ये कहता है कि आपने अपने कस्टमर को माल बेचा, सेवाएं दी और कस्टमर ने उसको रख लिया, रखने के बाद में आपको भुगतान किया या नहीं किया, दोनों ही केस में आपको एंट्री करनी है। भुगतान कर दिया तो भी एंट्री करनी है, भुगतान को बकाया छोड़ दिया तो भी एंट्री करनी है। अक्रूवल बेसिस में यानी कि अक्रूड इनकम के हिसाब से, अक्रूड इनकम की जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से अब एंट्री होगी ये वाली। 16 जून को ही वापस एंट्री करेंगे अपन। श्री जयसिंह अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए से और माल बेचा तो टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। श्री जयसिंह अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपए से 16 जून को ही, ठीक है। 16 जून की एंट्री कर देंगे। पर सर इन्होंने कैश तो पेमेंट किया ही नहीं, इन्होंने कैश तो पे किया ही नहीं। क्या करेंगे? कैश पे नहीं किया तो बकाया छोड़ देंगे। कैश दिया नहीं, बकाया छोड़ दिया। तो अब यहां पे अक्रूड इनकम का रूल कहता है कि इनकम अर्न यानी आपने सेल्स के द्वारा आय कमा ली, पर आय के संबंध में नगद भुगतान प्राप्त नहीं हुआ तो जिसको माल दिया उसको डेबिट कर लो। श्री जयसिंह को डेबिट कर लिया, नगद भुगतान प्राप्त नहीं हुआ यानी बकाया है,
तो इस संबंध में हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री ड्यू दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ इस एंट्री के अंदर कि 16 जून 2020 को हमने श्री जयसिंह को 20,000 रुपए का माल बेचा और इस संबंध में भुगतान प्राप्त नहीं किया। यहाँ माल बेचने से आय तो अर्जित हो गई हमको, माल बेचने से आय तो अर्जित हो गई हमको कि हमको जयसिंह से पैसे लेने हैं, तो जयसिंह हमारी बुक्स में क्या हो जाएगा, देनदार हो जाएगा, उससे पैसे हमें लेने हैं। और ऐसे में जब जयसिंह को देनदार हमने दिखा दिया तो हमारे पास में सेल्स की आय अक्रूड हो गई, बकाया हो गई। वो जब देगा, अभी तो फिलहाल माल की एंट्री कर लो। तो यानी कि अनअर्न्ड इनकम और अक्रूड इनकम दोनों में डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। अक्रूड इनकम तो ये कहती है माल बेच दिया, भुगतान प्राप्त नहीं किया, इनकम अक्रूड हो गई, और अनअर्न्ड इनकम में भुगतान प्राप्त कर लिया पर आय की पहचान नहीं हुई, तो ऐसे में क्या कहलाएगी, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है। अक्रूड इनकम कैटेगरी वाइज आपके लिए क्या होता है, करंट असेट्स, और अनअर्न्ड इनकम कैटेगरी वाइज क्या होता है अपने लिए, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये था अपने लिए अक्रूड और अनअर्न्ड इनकम।